Hello everyone, my name is Chandra and we have discussed basic of sets, types of set in the previous video. And in this video we are going to discuss about the interval and the operations on set. तो अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है जो कि सेट्स के बेसिक और सेट के बारे में थी तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप इजीली जाके देख सकते हैं। क्योंकि अगर आपको ये क्लास देखना है तो इससे पहले आपको उस क्लास को जानना पड़ेगा कि बेसिक्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरवल, ऑपरेशंस में जैसे यूनियन, सब्ट्रैक्शन और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा हुआ था उसे जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा सा। हमने पढ़ा था पिछले बार में सेट और हमारे एलिमेंट्स जिसे हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग कार्डिनैलिटी बोलते थे, जिसे एन ए से रिप्रेजेंट करते थे कार्डिनैलिटी को। उसके बाद हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ सेट, एम्प्टी सेट यानी नल सेट, नल सेट, देन प्रॉपर सेट, और इसी तरीके से काफ़ी सारे सेट, सबसेट वगैरह हमने सबसेट डिस्कस किया था। सबसेट का सिंबल ये होता है, नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ सबसेट जिसका फॉर्मूला था 2 to the power n, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पुरानी वीडियो में मिल जाएंगे। एक जगह हमने और भी चीज़ डिस्कस की थी, पावर सेट। तो पावर सेट क्या था? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट, ठीक है। तो पावर सेट का जो सिंबल होता है वो पी ए होता है, पी मतलब पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं बेसिक जो आपको पहले वाली वीडियो में मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप वहाँ पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं जो हमें पढ़ना है। आज हमें पहला जो टॉपिक पढ़ना है वो इंटरवल ऑफ सबसेट ऑफ आर, यानी हमें पहली बात तो हम समझ लेते हैं इंटरवल क्या होता है, ठीक है। तो इंटरवल वर्ड का मतलब होता है कि इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ सेट। आपको बिल्कुल सिंपल याद रखना है कि एक शॉर्ट फॉर्म होती है सेट के लिए। जैसे कि मैं एग्जांपल अगर लूँ, एक जैसे मैं लिखना चाहूँ एक सेट 1 2 3 एंड सो ऑन, मैं 100 तक लिखना चाहूँ इस सेट को, तो ये तो, और मैं बोलूँ कि मैं सारे एलिमेंट्स को लिखना चाहता हूँ तो मेरे लिए बहुत लेंदी पड़ जाएगा कि मैं एक एक एलिमेंट को लिखूँ या तो फिर 1 2 3 करके डॉट डॉट लगाऊँ। तो इन्हीं नोटेशंस को, इन्हीं सेट को थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट में लिखने के लिए हमने अलग मेथड अपनाया है जिसको इंटरवल बोला गया, ठीक है। इंटरवल क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म ऑफ सेट होता है, ठीक है। तो पहले तो हम जान लेते हैं कितने टाइप के इंटरवल्स होते हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल एंड ओपन क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का जो सिंबल होता है वो ये ब्रैकेट होता है, जिसे हम लोग स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं, यानी छोटा ब्रैकेट बोलते हैं, छोटा ब्रैकेट। फिर क्लोज इंटरवल होता है हमारा ये वाला ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, जिसे हम लोग बड़ा ब्रैकेट भी बोलते हैं, ठीक है। और ओपन क्लोज इंटरवल मतलब एक साइड क्लोज एक साइड ओपन, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, दोनों तरीके से हो सकता है, एक साइड क्लोज एक साइड ओपन। अब ये समझ ले क्लोज क्या है, ओपन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ सिंबल्स बना दे रहा हूँ और आपको ध्यान रखना है। अगर क्लोज्ड इंटरवल है तो इस तरीके के सिंबल्स, अगर क्लोज्ड इंटरवल है, सॉरी, अगर ओपन इंटरवल है तो इस तरीके के सिंबल जो मैंने फर्स्ट वाले में बनाया है। अगर क्लोज्ड इंटरवल है तो आपको लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए। और अगर ओपन क्लोज इंटरवल है तो उसमें एक सिंबल ऐसा रहेगा, लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल, और सेकंड जो सिंबल होगा वो लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल होगा। अभी आप नहीं समझ पाएंगे, मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे कि मैंने एक सेट लिख दिया है, सेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू 100। अब मैं बोल रहा हूँ कि इतने बड़े सेट को मुझे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो मेरे पास तीन मेथड्स हैं। चाहे तो मैं इसे ओपन इंटरवल के जैसे लिख सकता हूँ, चाहे मैं इसे क्लोज इंटरवल जैसे लिख सकता हूँ, और चाहे मैं इसे ओपन क्लोज इंटरवल भी जैसे लिख सकता हूँ। अब लिखने का क्या तरीका है वो देख लेते हैं। अगर हमें क्लोज इंटरवल दिखाना होता है तो क्लोज इंटरवल, तो ये ध्यान रखना आपको, क्लोज इंटरवल में जो हमारी लास्ट लिमिट होती है उन्हें लिमिटिंग पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है। लिमिटिंग पॉइंट्स काउंट होते हैं, ठीक है। लिमिटिंग पॉइंट्स की काउंटिंग होती है। मतलब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैंने इस तरीके से लिख दिया 1, 100। अब इसका मतलब हो गया इसकी और इसकी तो काउंटिंग हो ही गई है, मतलब 1 और 100 की काउंटिंग हो गई है, और इसके बीच के जितने नंबर है उसको इस ब्रैकेट ने क्लोज कर लिया। मतलब 1 से 100 तक के सारे नंबर इसके बीच में आ गए और 1 और 100 भी काउंट हुए हैं। क्लोज ब्रैकेट का ये मतलब होता है, ठीक है। अगर कहीं पर हमें लैंग्वेज बेस्ड लिखा हुआ है कि हमें देखना है कि क्लोज इंटरवल कैसे लिखा हुआ है, तो इस तरीके से आ सकता है क्वेश्चन की x सच दैट x इज
ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन एंड इक्वल टू 4। तो अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली जो लिखा हुआ है हमारी ये जो लेस देन का सिंबल है वो इधर रहेगा और जो ग्रेटर वाला है वो इधर रहेगा और बस हमें क्लोज ब्रैकेट लगा देना है। अगर मैंने आपको पहले सिंबल्स बता रखे थे कि ये सिंबल्स ध्यान रखने हैं। अगर ग्रेटर या लेस के साथ इक्वल का सिंबल लगा हुआ है जिस साइड भी, अगर लेफ्ट हैंड साइड में लगा हुआ था तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में अपना क्लोज ब्रैकेट लगाना है, अगर राइट हैंड साइड में लगा हुआ है तो आपको राइट हैंड साइड में लगाना है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारा दूसरा यानी ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, तो ओपन इंटरवल क्या होता है? नाम ही है ओपन इंटरवल, मतलब खुला हुआ, इसमें कुछ ना कुछ छूट रहा होगा। तो अगर मैं बोलना चाहूँ क्या छूट रहा होगा तो देखते हैं। अगर मैं इसी सेट को लिखना चाहूँ 1 से 100 तक का जो पूरा पूरा मैं काउंट करके लिखना चाहूँ तो मैं इसे 1 से 100 नहीं लिख सकता हूँ। अब ये गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें लिमिटिंग पॉइंट्स जो होते हैं, लिमिट पॉइंट्स, वो काउंट नहीं होते हैं। ठीक है, ये लोग काउंट में नहीं आते लिमिट पॉइंट। मतलब अगर जैसे मेरा 1 और 100 लिखा हुआ है तो उसमें 1 और 100 की काउंटिंग नहीं होगी, वो लोग काउंट नहीं होंगे। तो इसके लिए हमेशा अगर हमें लिखना भी होगा तो हम लिखेंगे 0 to 101। इससे क्या हुआ, 0 और 101 के बीच के नंबर ये दोनों नहीं काउंट होंगे। 0 और 101 के बीच के नंबर, अगर 101 के 0 से अगर शुरू होगा, 0 के बाद 1 आता है और 101 से पहले 100 आता है। तो इस तरीके से अगर हम चाहें तो उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्लोज इंटरवल में इस तरीके से, सॉरी ओपन इंटरवल में हम लोगों को इस तरीके से करना होता है, लिमिटिंग पॉइंट्स काउंट नहीं होते हैं। और अगर कहीं क्वेश्चन के तौर पर आ गया कि क्वेश्चन में जैसे आ जाता है कभी कभी, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन है तो x सच दैट x -2 लेस ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 4। ठीक है, तो अगर ऐसे लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर मैंने आपको बोला था सिंबल याद रखना है। अगर सिर्फ ग्रेटर और लेस का सिंबल लगा हुआ है तो वहाँ पर ओपन इंटरवल लिख दिया जाएगा, -2 to 4। आपको कुछ नहीं करना है, दोनों नंबर्स को यहाँ पर नोट डाउन करिए और आप बस अगर ये सिंबल लगा हुआ है तो ये ब्रैकेट यूज़ करिए, और अगर ग्रेटर देन के साथ इक्वल या लेस देन के साथ इक्वल लगा हुआ है तो वहाँ पर आपको यूज़ करना है अपना क्लोज ब्रैकेट यानी बड़ा वाला ब्रैकेट। ठीक है, और उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं लास्ट जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हमारा क्लोज्ड ओपन इंटरवल। क्लोज्ड ओपन इंटरवल, एक सेकेंड, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। तो क्लोज्ड ओपन इंटरवल, नाम में ही साफ है कि एक क्लोज होगा और एक ओपन होगा। तो सपोज करिए मैं अगर इस तरीके से मैं लिख दूं 101, सॉरी 100 हो गया, चलिए 100 भी लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, 1 to 101। तो इसका मतलब ये है कि इधर से 1 की तो काउंटिंग होगी, इसका ये लिमिटिंग पॉइंट है, ये लिमिट पॉइंट है, इसकी तो काउंटिंग होगी। मतलब अगर मैं इसका सेट बनाऊँ तो 1 ज़रूर लिखूंगा और मैं फिर अप टू जाने लगूंगा, बट 100 की तरफ ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है, इसकी वजह से 100 काउंटिंग में नहीं आएगा, 100 से पहले का नंबर, यानी ये जो सीरीज़ है वो 99 पर जाके रुक जाएगी। तो आप समझ गए कहने का मतलब कि अगर मैं इसको रिप्रेजेंटेशन करूं तो वो इस तरीके से होगी कि x सच दैट x बिलो सॉरी x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 एंड लेस देन 100। तो क्या हुआ, मैंने बताया था आपको, जिस तरीके का निशान लगा हुआ हो, अगर इस तरीके का निशान लगा हुआ है, इक्वल का भी निशान लगा हुआ है तो उस तरफ आपको क्लोज ब्रैकेट लगा रहा है, और अगर ऐसा निशान लगा हुआ है मतलब लेस देन, सिर्फ लेस देन या ग्रेटर का सिंबल लगा हुआ है तो सिर्फ आपको क्लोज ब्रैकेट सॉरी ओपन ब्रैकेट लगा के उसे ख़त्म कर देना है। तो अगर मैं इसको ही लिखना चाहूँ अगर दूसरे टाइप से, x सच दैट x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इन इक्वल टू 100। तो अब यहाँ पर अगर मैं इसको लिखूंगा इस सेट को तो ये हो जाएगा, क्योंकि मैं देखिए 1 की तरफ से क्या हो गया है, क्लोज ब्रैकेट वाला सिंबल यूज़ हुआ है, तो मतलब सॉरी ओपन ब्रैकेट वाला, तो हम ओपन ब्रैकेट वाला लगाएंगे। और इधर देखिए 100 की साइड से आपको, 100 की साइड से कौन सा ब्रैकेट यूज़ करने को बोल रहा है, 100 की साइड से आपको क्लोज ब्रैकेट का सिंबल यूज़ करने को बोल रहा है, तो आप क्लोज ब्रैकेट लगा दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से इंटरवल्स होते हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल और हमारा ओपन क्लोज इंटरवल। आप देख लीजिए सिंबल्स के हिसाब से सारा कुछ चलता है, ये इनके ये ब्रैकेट्स है इनको पहचानने के लिए। ठीक है, इसमें लिमिट पॉइंट्स नहीं काउंट होते हैं, इसमें लिमिट पॉइंट्स काउंट होते हैं। सिंबल्स आपके सामने बने हुए हैं, सिर्फ अगर ग्रेटर एंड इक्वल है, सॉरी सिर्फ अगर ग्रेटर और लेस है तो ओपन इंटरवल है, अगर ग्रेटर देन इक्वल और
लेस देन इक्वल है तो फिर आपका क्लोज इंटरवल, और अगर एक साइड में लेस देन इक्वल और अदर साइड में इक्वल का सॉरी लेस देन या ग्रेटर देन का सिंबल है तो वो ओपन क्लोज इंटरवल होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोगों का जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम पहले भी अगर बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ चुके होंगे, अगर नहीं पढ़ा है तो फिर से हम देख लेते हैं। वैन डायग्राम। वैन डायग्राम आपने एक सेट की जो बहुत ही बेसिक रिप्रेजेंटेशन होती है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग चीज़ों को, जैसे कि बचपन में क्या होता है कि हम लोग नंबर्स को नहीं समझ पाते, तो हम लोगों को एक तरीके से हम लोग को विजुअल रिप्रेजेंटेशन करके दिखाई जाती है कि ये देखिए कि ये 1 है, ये 2 है। इसी तरीके से सेट्स में भी कभी कभी क्या होता है कि हम लोग नॉर्मली क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसका विजुअल या फिर कुछ बनाते हैं एक डायग्राम। तो ये जो डायग्राम है इसे वैन ने प्रपोज किया था, इसलिए इसे वैन डायग्राम बोलते हैं। अ वैन डायग्राम आर नेम्ड आफ्टर द इंग्लिश logician John Wayne. This diagram consists of rectangular and closed curves, usually circles. The universal set is represented usually by the rectangle and its subsets by circle. तो क्या होता है कि एक हम लोग को मैंने जैसे बताया था यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट, तो हमको एक यूनिवर्सल सेट बनाना होता है। वो जो यूनिवर्सल सेट होता है, आपको ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है, ये यूनिवर्सल सेट होता है यू, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, वैसे ही पहले से बना हुआ है, ये जो है यू है, ठीक है। अब हमें जितने भी सेट्स को हमें बनाना है, अगर वो ज्वाइन कर रहे हैं तो हम उसके अंदर जितने भी चाहें, मन चाहे उसमें हम बना सकते हैं, ठीक है, जितने भी सेट हैं। अब उसमें देखना पड़ेगा कि कौन सा सेट किससे इंटरेक्ट कर रहा है। तो हमें वैन डायग्राम की कोई डेफिनेशन नहीं पूछने आएगा, वैन डायग्राम बनता कैसे वो देखा जाएगा, ठीक है। तो वैन डायग्राम क्या है, सेट्स की रिप्रेजेंटेशन है। तो चलिए आगे हम लोग कुछ ऑपरेशंस पढ़ते हैं और उनमें देखते हैं कि वैन डायग्राम कैसे बनता है और किन किन कंडीशंस में क्या क्या वैन डायग्राम हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑपरेशन ऑन सेट, तो सबसे पहला यूनियन ऑफ सेट। तो यूनियन, पहले ही मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, यूनियन के लिए वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ यूनियन के लिए, और अगर हिंदी में बोले तो या बोलते हैं और अथवा बोलते हैं हिंदी वालों के लिए, या और अथवा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर क्या होता है कि अगर कभी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आ गए, पहले तो मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि ये लैंग्वेज बेस्ड है कि नहीं, ठीक है। अभी लैंग्वेज वाले के लिए बस आपको यहाँ पर जब आप लिखें यूनियन ऑफ सेट्स तो आप ब्रैकेट में सिर्फ और लिख लीजिए, और जो हिंदी वाले हैं वो और या अथवा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यूनियन ऑफ सेट, यूनियन में क्या करते हैं, जैसे हमें जितने भी सेट्स दिए होते हैं उनका हमें एक पूरा जो है प्रॉपर सबसेट, उनको मिलाकर एक पूरा सेट बना देना होता है। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, और यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है, बट मैं आपको सिंपली समझाता हूँ, हम समझ जाएंगे इसको एक एग्जांपल से। इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ए, सपोज करिए एक सेट दिया हुआ है, ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड 4, और एक सेट बी गिवन है, ए बी सी एंड डी। तो पहली बात तो हम समझ लेते हैं जो यूनियन होता है, यूनियन क्या होता है, जैसे कि नाम ही है यूनियन मतलब मिलाना। तो हम क्या करते हैं, यूनियन एक ऐसा ऑपरेटर है जो दो सेट्स या तीन सेट या चार सेट को मिला देता है, ठीक है। और इसका जो सिंबल होता है वो इस तरीके का होता है, इसे यू नहीं, आप बोलेंगे ये यू होता नहीं है बेसिकली, बट हाँ दिखता यू जैसा ही है, ठीक है। तो इसका सिंबल ऐसा होता है, ठीक है। अब हम यूनियन करते कैसे हैं, तो अगर हमें कभी भी किन्हीं दो सेट के बीच में ऑपरेशंस दिखाना है कि यहाँ पर यूनियन हो रहा है, तो हम लिखते हैं ए यूनियन बी। और यूनियन करने का सिंपल सा तरीका है, दोनों सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको एक साथ लिख दो, बस बात खत्म। यानी 1 2 3 4 ए बी सी एंड डी, यूनियन हो गया। यूनियन मतलब मिल गए सारे, दोनों सेट्स आपस में मिल गए। अब कभी कभी क्वेश्चन हो सकता है किसी का, जैसे कि मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, जो हमारा बी सेट में मैं इसमें 1 लिख देता हूँ, ठीक है। तो हमारा जो ए सेट है वो 1 2 3 4 हो गया है, और जो बी सेट है उसमें 1 और ऐड हो गया, 1 ए बी सी डी। तो कई लोगों को क्वेश्चन होता है कि 1 यहाँ पर दोबारा काउंट होगा, मतलब 1 1। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि किसी सेट में एक नंबर एक से ज़्यादा बार काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं दूसरे सेट में ए लिख भी देता हूँ, सपोज करिए मैं एक एग्जांपल लेके आपको दिखाता हूँ, ए इज इक्वल्स टू ए बी सी और बी इज इक्वल्स टू बी सी डी। तो अगर मैं इनका यूनियन करना चाहूँ, अगर मैं इनका यूनियन करूँगा ए यूनियन बी, तो वो यूनियन कैसा होगा वो देख लीजिए आप। तो उनका यूनियन होगा, आपका यूनियन हो जाएगा ए बी सी एंड डी। अब आपके मन में ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि ये जो बी सी इसमें भी था और बी सी इसमें भी है, तो क्या हम दो बार लिखेंगे बी और सी को। तो ऐसा नहीं है, आपको मैंने पहले ही बता रखा है, सेट में एक एलिमेंट सिर्फ एक बार एग्जिस्ट करेगा। हाँ उसकी पोजीशन आगे पीछे हो सकती है, उसकी पोजीशन से यहाँ पर कोई मैटर नहीं करती है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि एक सेट में एक एलिमेंट एक ही बार यूज़ हो, उससे एक से ज़्यादा बार ना यूज़ हो, ठीक है। तो अब इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, वैन डायग्राम अगर हम बनाना चाहें,
तो सबसे पहले तो हमने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लिया जो कि हमारा यूनिवर्स है यानी यू। इसमें सारे के सारे सबसेट आते हैं, मैंने बता रखा था, यानी सारे के सारे सेट इसमें कंसिस्ट करते हैं। अब सपोज कर लेते हैं हमारा ये ए है और ये बी सेट है और दोनों मिल रहे हैं आपस में। तो इनकेस जैसे हम लोग पहला वाला देख सकते हैं तो पहले वाले में तो कुछ कॉमन नहीं था, बट हमारे दूसरे वाले सेट में कुछ कॉमन था। ठीक है, तो यूनियन का मतलब होता है दोनों सेट आपस में आके मिल गए हैं। मतलब अगर मैं इसका वैन डायग्राम मार्क करना चाहूँ तो ये वाला पोर्शन जो मैं मार्क कर रहा हूँ रेड कलर से, ये होगा पूरा पोर्शन ए यूनियन बी का। ठीक है, ये होगा ए यूनियन बी। पूरे के पूरे दोनों सर्कल्स, हमने ए का सर्कल बनाया मतलब ए सेट, बी का सर्कल बनाया मतलब बी सेट, और दोनों के दोनों आपस में यूनियन हो रहे हैं मतलब दोनों मिल रहे हैं, मतलब कि ए और बी आपस में मिल गए। तो पूरा का पूरा हमने डार्क कर दिया। तो वो जो डार्क वाला सेक्शन है वो ये जो रेड कलर का सेक्शन है ये पूरा, ये हमारा ए यूनियन बी हो गया है। ठीक है, तो यूनियन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी यूनियन के और इंटरसेक्शन के काफ़ी सारे फॉर्मूले होंगे, वो नेक्स्ट क्लास में होंगे। अभी हम सिर्फ ऑपरेशंस करते कैसे हैं वो देख रहे हैं। ठीक है, तो यूनियन क्लियर है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि सम ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन। तो कुछ यूनियन की प्रॉपर्टीज़ वगैरह देख लेते हैं। जैसे कि अगर हमने कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है यूनियन, जैसे कि हम अगर ए का यूनियन बी के साथ करें और अगर रेसिप्रोकल भी करते हैं कि बी का यूनियन ए के साथ करें, मतलब दो एक सेट को उसी से कॉमन, मतलब एक सेट है और दूसरा उसके साथ और सेट है ऊपर वाले में, अगर हम चाहे यहाँ पर देखें ए का यूनियन बी के साथ करें चाहे बी का यूनियन ए के साथ करें, बात वही होती है, मतलब कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हमारे पास 3 सेट्स हैं, ये आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज़ आप ये फॉर्मूले लिख सकते हैं क्योंकि मैं अगली वीडियो में भी ये फॉर्मूले यूज़ करने वाला हूँ काफ़ी जगह पर। तो अगर जैसे कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, अगर जैसे ऐसे लिखा हुआ है तो आप बिल्कुल, अगर आप पहले सब ऐसे देख लीजिए 3 + 4 + 5 करें और अगर हम 4 + 3 + 5 करें तो आंसर तो सेम आता है। तो उस वही कंडीशन है सेम यूनियन में। अगर हम 3 सेट हैं और उनमें पहले 2 का करें चाहे बाद के 2 का करें, आंसर दोनों का जो हम लोग ओवरऑल निकालेंगे वो सेम आएगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। नेक्स्ट ए यूनियन, यहाँ पर एफ लिखा हुआ है, अनफॉर्चुनेटली ये एफ नहीं है, ये फाई है यानी नल सेट। ठीक है, तो अगर हमने नल सेट के साथ इसका जो है हमने इसका नल सेट के साथ अगर हमने इसका यूनियन किया तो ए आ जाएगा। अब कैसे आ जाएगा वो देख लीजिए। जैसे कि ए एलिमेंट, मैं एक सेट लिख देता हूँ 1 2 एंड 3, और फाई के साथ हमें, मतलब फाई में तो कोई एलिमेंट ही नहीं होता है। ठीक है, फाई सेट का नाम, फाई कोई सेट का नाम नहीं है, मतलब फाई या तो फाई आप रिप्रेजेंट कर लीजिए या तो क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, तो अगर हम ए यूनियन फाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 1 2 3, और फाई में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है तो उसमें कोई एलिमेंट आएगा नहीं, तो बस हमारा जो ए सेट होता है वही वापस लौट के आ जाता है। मतलब अगर हम किसी भी सेट का यूनियन फाई के साथ करेंगे तो वापस वही सेट हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है जो रेड कलर से मैं मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर हम किसी सेट का सेम सेट के साथ ए यूनियन ए करते हैं, मतलब सेम सेट का सेम सेट के साथ अगर हमने यूनियन किया तो वापस वही सेट आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल पे एक लिखा ही हुआ है सेट ए = 1 2 3, और अगर हम इसी सेट को इसी सेट के साथ वापस करेंगे, अगर मैं ए फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर आपकी कन्वीनियंस के लिए, ए सेट को वापस लिख देता हूँ 1 2 3, तो अगर मैं इसका यूनियन करता हूँ ए यूनियन ए तो क्या हो जाएगा 1 2 3, और इस वाले ए के भी 1 2 3 यूज़ होंगे, बट मैंने बताया कि सेट में 2 बार एलिमेंट्स नहीं यूज़ होते हैं तो वापस वही एलिमेंट आ जाएगा। तो आपको याद रखना है कभी भी किसी सेट का फाई या खुद के साथ यूनियन होगा तो वापस वही सेट आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट में अगर हमने किसी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन किया तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप जैसे कि रियल नंबर की एक फैमिली होती है, ठीक है, रियल नंबर, और उसके अंदर आती है नेचुरल नंबर। तो अगर आपने नेचुरल नंबर अगर आपने नेचुरल नंबर और रियल नंबर का यूनियन कर दिया तो आप दिमाग लगा लीजिए, रियल नंबर तो बहुत बड़ी फैमिली है, उसमें जाके नेचुरल नंबर भी ऐड हो गए, तो बात तो वही पड़ी कि जो हमारी बड़ी यूनिवर्स थी वही अभी बन के हमारा रिजल्ट में आएगी। मतलब अगर हमने यूनिवर्स के साथ किसी सेट का यूनियन किया तो यूनिवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, आप नोट कर लीजिएगा या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब ये दूसरा ऑपरेशन है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन का सिंबल, जैसे हम लोग का वहाँ पर यू टाइप का एक सिंबल होता था वही सिंबल है बट यहाँ पर उल्टा। ठीक है, और यहाँ पर आप एक वर्ड लिख लीजिएगा एंड, और अगर हिंदी वाले हैं तो बच्चे और या तथा, ये 2 वर्ड। ठीक है, तो और हाँ ध्यान रखिएगा इंटरसेक्शन में कॉमन, ये
कुछ मैं कीवर्ड्स बता रहा हूँ, ठीक है। कॉमन तो आपको याद रखना है, एंड अथवा और मतलब ये तथा जो वर्ड है ये आपको याद रखने हैं। जब हम लोग जो हमारे थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं कि मतलब यहाँ पर इतने लोग हैं, यहाँ पर इतने लोग, तो वो वाले जब हम अटेम्प्ट करेंगे तो उसके लिए ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना वहाँ पर लोग समझ नहीं पाते हैं कि किसको यूनियन लेना है, किसको इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। और जो इंटरसेक्शन का सिंबल होता है वो ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि इंटरसेक्शन द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन। मतलब हमें देखना होता है कि ए सेट और बी सेट में कौन कौन से कॉमन एलिमेंट हैं। और इसका जो सिंबल होता है वो देखिए यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। उल्टा यू जैसा नहीं, यू नहीं होता है बट यू जैसा होता है, ठीक है। और इसे हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल क्या होगा, a इज इक्वल्स टू 1 2 3 मैंने ले लिया, और b इज इक्वल्स टू हमने ले लिया 3 4 एंड 5। तो अगर हम इन दोनों में इंटरसेक्शन करना है तो हमारा इंटरसेक्शन करने का जो लिखने का ढंग होता है वो a और ये सिंबल और फिर b। अब हमें देखना होता है कि इन दोनों सेट में कॉमन टर्म क्या है। तो हमें दिख रहा है कि दोनों सेट में एक टर्म कॉमन है और वो है 3। तो जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा 3। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कॉमन कुछ ना हो, जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल यहाँ पर दूसरा ले लूँ, a इज इक्वल्स टू 1 2 3, और मैं b ले लेता हूँ a b c। तो अगर हम अब इंटरसेक्शन करना चाहें तो अब तो हमें कोई भी कॉमन टर्म दोनों फैमिलीज में, सॉरी दोनों सेट में एक भी एलिमेंट में कॉमन नहीं दिख रहा है। तो हम या तो सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं, अदरवाइज हम 5 लिख सकते हैं, यानी ये नल सेट होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग इसकी वेन रिप्रेजेंटेशन यानी वेन डायग्राम पे। तो वेन डायग्राम आपके लेफ्ट में बना हुआ है, मैं समझाता हूँ कि वेन डायग्राम कैसे बनता है। तो वही वापस एक रेक्टेंगुलर बॉक्स, यानी वो हमारा यूनिवर्स होगा, मतलब ये सारे के सारे सेट को कंसिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब हमारा जो जितने भी सेट होंगे, अगर एक है तो एक बनेगा, दो है दो है, और जितने भी हो सकते हैं हम उतने सेट बना लेंगे, ठीक है। तो हमारा अभी हमने बनाया है यहाँ पर सेट ए, हमारे पास दो सेट है, और सेट बी। तो हमने सेट ए और सेट बी बना लिया। अब हमें देखना होता है कॉमन क्या है। तो आप देख सकते हैं कि आपको फिगर से थोड़ा सा आप अगर अपनी आईक्यू थोड़ी सी यूज़ करें और थोड़ा सा इंटेलिजेंस अगर आप यूज़ करें तो आपको पता होगा, ये बचपन से ही हम लोग देखते हैं कि ये जो बीच वाला पोर्शन है, ये पोर्शन दोनों ए में भी आ रहा है, ए वाले सर्कल में भी और बी वाले सर्कल में भी आ रहा है। तो ये जो बीच का पोर्शन है, जैसे मैंने ब्लैक कलर से पॉइंट आउट किया है, ये सेक्शन होता है ए इंटरसेक्शन बी का। यानी अगर हमसे कोई ए इंटरसेक्शन बी का वैन डायग्राम बनाने को बोले तो यही इसका वैन डायग्राम होगा। आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है जो कि यूनिवर्स है, उसमें दो सर्कल्स मतलब दो आपके सेट्स, और उनके बीच में जो कॉमन स्पेस होता है वही उनका इंटरसेक्शन होता है। मैंने बताया था कॉमन वर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इंटरसेक्शन भी हो गया। अब इंटरसेक्शन की भी प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। तो वही सेम प्रॉपर्टी, अगर आपने इंटरसेक्शन किसी सेट से किया है और अगर आप रिवर्स में लगाना चाहें, जैसे कि ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर मैं ए का इंटरसेक्शन बी के साथ करूँ चाहे बी का इंटरसेक्शन ए के साथ करूँ, बात वही है, क्योंकि ए में जो कॉमन है अगर वो बी में है तो वो तो कॉमन ही होगा, चाहे हम बी की तरफ से देखें चाहे हम ए की तरफ से देखें, ठीक है। उसके बाद अगर हम एसोसिएटिव लॉ यानी एसोसिएटिविटी की बात कर ले, वही जो मैं बता रहा था आपको, अगर ए का तीन सेट हैं और अगर ए का यूनियन पहले दो का यूनियन एक साथ करें और फिर लास्ट दो का यूनियन एक साथ करें, ओवरऑल जो रिजल्ट सेम आता है, उसी तरीके इंटरसेक्शन में भी सेम प्रॉपर्टी फॉलो होती है। आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको दिखेगा, और अभी मैं क्वेश्चंस लगवाऊंगा, अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक्स बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फिर वही स्क्रिप्ट की थोड़ी सी एरर है कि अगर आप फाई के साथ किसी का इंटरसेक्शन करते हैं तो इस बार फाई के साथ अगर आपने किया तो आपका आंसर जो था पिछली बार, सॉरी यहाँ पर कुछ गड़बड़ है मेरे को लग रहा है, आई थिंक हाँ यहाँ पर एक गड़बड़ है, एक सेकेंड, यहाँ पर लॉ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ठीक है। मैं इसे हटा रहा हूँ, ये लॉ में थोड़ी सी स्क्रिप्ट की गलती हो गई है। आप लॉ लिख लीजिएगा फाई इंटरसेक्शन ए। अगर हम किसी सेट का फाई के साथ इंटरसेक्शन करते हैं तो वापस वो ए नहीं आएगा, सॉरी वो आ जाएगा फाई। ये आपको ध्यान रखना है। जब हम लोगों ने वहाँ पर इंटरसेक्शन की बजाय अगर हम लोग यूनियन कर रहे थे तो हमारा वही सेट वापस आ रहा था, बट यहाँ पर सेट वापस नहीं आएगा, फाई आ जाएगा। अब देखते हैं क्यों। अगर हमने ए सेट एक ले लिया 1 2 3 और फाई, मतलब दूसरा बी सेट है वो खाली है, उसमें कुछ नहीं है, हम उसे फाई बोल सकते हैं। तो अगर हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन कर दिया तो हमें सिंपली दिख रहा है इन दोनों में तो कुछ कॉमन है ही नहीं, तो अल्टीमेटली हमें क्या मिल जाएगा, फाई। मतलब अगर हमने किसी भी सेट का फाई के साथ इंटरसेक्शन किया तो फाई मिल जाएगा, और अगर यूनियन करते थे तो वही सेट मिलता था, ठीक है।
यहाँ पर फिर वही चीज़ कि अगर हमने किसी सेट का किसी सेट के साथ इंटरसेक्शन किया तो वापस वही सेट आ जाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से, जो लिखा हुआ है हमारे सामने ये। और अगर हम फिर से ए इसको लिखना चाहें 1 2 3, और अगर हम इसका इंटरसेक्शन करेंगे ए इंटरसेक्शन ए, तो हमें क्या करना होता है, दोनों सेट में देखना होता है कि क्या कॉमन एलिमेंट है। तो हमें दिख रहा है कि दोनों सेट में 1 2 3 कॉमन है, मतलब सेम सेट वापस वही लिखना है। तो हम समझ सकते हैं कि अगर हमने यूनियन भी किया, अगर सेम सेट का सेम सेट के साथ, चाहे इंटरसेक्शन किया, वही आना है लौट कर, ठीक है। और फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये लॉ जो है हमारा, अगर कभी हम लगाना चाहें इस तरीके से, इसे मैं यहाँ पर इरेज करके बताता हूँ। चलिए यहाँ पे बता देता हूँ। ए इंटरसेक्शन बी, अगर हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है तो हम इंटरसेक्शन के साथ लगा सकते हैं, यूनियन के भी साथ लगा सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है, आपको इस इंटरसेक्शन वाले सिंबल को डिस्ट्रीब्यूट करना है। और डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका ये है कि पहले तो आप इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये सिंबल, इसको और इसको, ठीक है। और बीच का जो सिंबल है वो आपको रिवर्स, मतलब ये जो सिंबल है ये आपको रिवर्स कर देना होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, और फिर हम लिखेंगे यही डिस्ट्रीब्यूट होगा ए इंटरसेक्शन सी, बट जो बीच का सिंबल है वो हमारा जो बीच में ये सिंबल लगा हुआ है इंटरसेक्शन का, वो हो जाएगा यूनियन। और अगर यहीं पर यूनियन लगा होता, यूनियन का सिंबल, तो वहाँ पर ये इंटरसेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट, जो हमारा टॉपिक है डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो डिफरेंस ऑफ सेट ये तो बहुत ईजी है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्योंकि कभी कभी लोग इसमें बहुत माइनर सी गलती कर देते हैं और उसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं ए माइनस बी के। तो ए माइनस बी यानी डिफरेंस ऑफ सेट कैसे करना होता है। तो डिफरेंस ऑफ सेट मतलब दो सेट को माइनस करना है। अब कैसे माइनस करना है वो देख लीजिए। पहली बात तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो ए माइनस बी से होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप देख लीजिए कैसे करना होता है ए माइनस बी। सपोज करिए एक सेट 1 2 3 4 गिवन है, और एक सेट बी गिवन है 4 5 एंड 6, और हमसे दो क्वेश्चन पूछ ले अगर कि फाइंड ए माइनस बी एंड बी माइनस ए, तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए ए माइनस बी मतलब हमको क्या करना होता है, ए माइनस बी, ए में से हमें वो एलिमेंट हटा देने होते हैं जो बी में कॉमन है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ए में से हमें वो एलिमेंट हटाने होते हैं जो बी में कॉमन है, ए में से। मतलब जो हमारा आंसर बनेगा वो ए में से बनेगा। मतलब अगर हम ए माइनस बी निकालें तो हमें देखना पड़ेगा कि ए में से वो एलिमेंट्स हट जाएंगे जो बी में कॉमन है। तो हमें दिख रहा है बी में कौन कॉमन है, 4, और कोई तो कॉमन है नहीं, तो मतलब ए से हम लोग वो एलिमेंट माइनस कर देंगे, ये एलिमेंट हट गया, तो 1 2 3। अब बहुत लोगों को क्वेश्चन था कि ये 5 6 क्यों नहीं काउंट हुआ। हमें सिर्फ ए माइनस बी, यानी हमें ए का वो पोर्शन बताना है जिसमें बी नहीं है, ठीक है। तो कॉमन टर्म को हटा देते हैं और बी का कोई भी पोर्शन इसमें शामिल नहीं होता है, सिर्फ हमें कॉमन टर्म हटाना होता है। और जो सेट पहले लिखा होता है, जैसे ए लिखा हुआ है, तो हमें उसमें से माइनस करना होता है। बहुत लोगों के मन में ये डाउट होता है कि बी में से ए माइनस करना होता है, ए में से बी, जिसका नाम पहले लिखा हुआ है उसमें से ही आपको माइनस करना है, ठीक है। अगर आपको बी माइनस ए करना है तो आपको क्या करना है, एक मिनट में जरा से इरेज कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आए। तो आपके सामने ये देखिए दोनों सेट लिखे हुए हैं ए और बी। अब आपको क्या करना है, बी में से ए माइनस करना है, यानी बी में से हम लोग वो एलिमेंट हटाएंगे जो ए में कॉमन है। ए और बी दोनों में कॉमन है, मतलब बी में से हट रहा है एलिमेंट। अब देख लीजिए बी और ए में कौन सा एलिमेंट कॉमन है, 4 ही कॉमन है। तो मतलब बी में से हम लोग बी को लिख देते हैं और उसमें से वो एलिमेंट हट जाएगा जो ए में कॉमन है, यानी 5 और 6। ए कहीं नहीं शामिल होगा क्योंकि ए माइनस हो चुका है, सिर्फ बी के एलिमेंट बचेंगे, ठीक है। तो आपको ये डाउट नहीं रखना है कि जो माइनस हुआ है उसके अगर कुछ हमारे बच रहे हैं तो वो शामिल होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो नहीं शामिल होंगे, ठीक है। तो अब इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं। अगर जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा जगह कम पड़ गई है शायद, इसे मैं इरेज कर देता हूँ। ये एक हमारा यूनिवर्स है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे दोनों सेट बने हुए हैं, एक सेट ए है और एक सेट बी है, ठीक है। अब सपोज कर लेते हैं इनमें कुछ कॉमन टर्म है ये वाला, तो इसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और ये जो पोर्शन है, अगर हम सिर्फ इतने पोर्शन की बात करें, ये वाला पोर्शन जो रेड कलर से मैंने मार्क किया है, इसमें आप ध्यान से देखिए, इसमें सिर्फ ए के एलिमेंट्स हैं, बी के नहीं है, क्योंकि बी वाले इधर से रिमूव हो चुके हैं। मतलब ये जो पार्ट है ए माइनस बी है, ठीक है। और अगर हम इस तरफ वाले की बात कर ले तो ये देखिए सिर्फ प्योर बी है, इसमें ए वाले जो कॉमन एलिमेंट थे वो जो ब्लू कलर के थे वो शामिल नहीं है। तो ये वाला जो सिंबल है ये बी माइनस, सॉरी, ये वाला जो सर्कल है वो बी माइनस ए है, ठीक है।
तो आपको वेन डायग्राम से समझ में आ गया होगा, जो सिर्फ बी का पोर्शन है वो बी माइनस ए है, और जो सिर्फ ए का पोर्शन होता है वो ए माइनस बी होता है। प्योर ए इज ए माइनस बी एंड प्योर बी इज बी माइनस ए, ठीक है। तो उसके बाद आ जाते हैं हम लोग ज्वाइंट सेट और डिसज्वाइंट सेट पे। तो ज्वाइंट सेट और डिसज्वाइंट सेट क्या होते हैं वो भी समझ लेते हैं बहुत जल्दी से। इसको मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ तो आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। सपोज करते हैं हम एक सेट लिख देते हैं 1 2 3, और एक दूसरा सेट लिख देते हैं बी 3 4 एंड 5, और एक सेट हम वापस लिखते हैं यहाँ पर सी 4 5 6, और एक यहाँ पर मैंने सेट लिख दिया है डी ए बी सी, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी डिसजॉइंट सेट देखना है तो सबसे पहला आपका काम है आप दोनों सेट का इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है और सपोज करिए दूसरा क्वेश्चन है, तो हमने पहले क्वेश्चन को एक तरफ और मैंने दूसरे क्वेश्चन को दूसरी तरफ कर रहा हूँ अलग अलग, ठीक है। तो अगर हम पहले वाले क्वेश्चन का इंटरसेक्शन करें, इंटरसेक्शन आप रिकॉल करिए क्या होता है, इंटरसेक्शन कॉमन टर्म्स होते हैं, तो हमें ए और बी में कॉमन टर्म देखना है। तो ए और बी का जो कॉमन टर्म है हमें दिख रहा है कि वो कौन है, वो है 3, मतलब इंटरसेक्शन आ जाएगा 3। और अगर हम सी और डी में इंटरसेक्शन देखें तो सी में 4 5 6 है और डी में ए बी सी है, तो मतलब कोई भी टर्म कॉमन नहीं है, यानी 5 आ गया, ठीक है। तो वो सेट जिनमें बिल्कुल भी कॉमन टर्म नहीं आते हैं, मतलब उसमें कॉमन टर्म जो है हमारा कॉमन एलिमेंट है वो नल सेट हो जाए, तो उस वाले सेट को हम लोग बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट नाम में ही लिखा हुआ है डिसजॉइंट, जो जुड़े ना हो। और जुड़ेंगे कब, जब उनमें कोई चीज़ कॉमन होगी। और जिनमें कोई भी चीज़ ज़रा सी भी कॉमन होती है, भले एक एलिमेंट ही कॉमन हो या बहुत सारे, सपोज करिए यहाँ पर 3 4 5 भी कॉमन हो जाता, एक चेन बन जाती। बस हमें ये चाहिए कि अगर इंटरसेक्शन का कोई टर्म आया है, यानी इंटरसेक्शन यहाँ पर पॉसिबल है, तो वो ज्वाइंट सेट होगा, यानी उन दोनों सेट को किसी ने ज्वाइंट करके रखा है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं ये दोनों सेट 3 की वजह से एक दूसरे से ज्वाइन है, ठीक है। और उधर हम देख लें सी और डी में, तो ये दोनों किस टाइप के सेट है, डिसज्वाइंट सेट। मतलब अगर हमसे कोई पूछता है कि व्हाट इज ज्वाइंट सेट, तो इफ देर इज एनी ए इंटरसेक्शन बी इज पॉसिबल फॉर 2 सेट्स, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, हमारा ज्वाइंट सेट। और अगर इम्पॉसिबल है या फिर एग्जिस्ट नहीं करता है इंटरसेक्शन का टर्म, तो वो डिसज्वाइंट सेट होते हैं, ठीक है। तो आज की हमने जो वीडियो में है हमने काफ़ी सारे टर्म देखे हैं, जैसे कि हम रिकॉल कर लेते हैं एक बार जल्दी से। हमने इंटरवल देखा है, हमने उसके बाद इंटरसेक्शन देखा है, यूनियन देखा है, और उसके बाद उनके काफ़ी सारे हमने ऑपरेशंस देखे हैं और प्रॉपर्टीज़ देखी हैं। तो प्रॉपर्टीज़ आपने नोट कर ली हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं की हैं तो आप वापस वीडियो बैक करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहीं पर उन्हें लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत काम आने वाली हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने डिफरेंस ऑफ सेट्स देखा है, उसके बाद जो ज्वाइंट और डिसज्वाइंट सेट देखा है। ज्वाइंट और डिसज्वाइंट सेट जो है वो इसी का एक सब पोर्शन होता है इंटरसेक्शन का। और नेक्स्ट जो है उसमें हम लोग जाकर ए डैश पढ़ेंगे, वो मैं अभी यहाँ पर आपके लिए इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, ए डैश, ठीक है। तो वो हम लोग अगली वाली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो थोड़ी सी फ्रिक्वेंट नहीं हो पा रही है, जैसे कि मैंने बोला था कि मैं लास्ट वीक तक एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, बट नहीं हो पाई, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, 1 महीने बाद है मेरे एग्ज़ाम्स, तो मैं अभी फ्री नहीं हूँ। तो जैसे ही मैं फ्री होता हूँ मैं वीडियोस के जो नंबर्स है काफ़ी सारे, जैसे कि मेरे जो पढ़ने वाले बच्चे उन्होंने 10th का भी बोला था, बट अभी मुझसे सिर्फ एक बार का ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि थोड़ा सा मुझे अपनी तरफ भी ध्यान देना है। तो आप निश्चिंत रहिए, बस थोड़ा सा सब्र रखिए 15-20 दिन का, और उसके बाद मेरे वीडियोस आती रहेंगी। ऐसा नहीं कि वीडियोस बिल्कुल नहीं आएंगी, बट थोड़ा सा सब्र रखिए और वीडियोस आती रहेंगी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और अपने जितने भी दोस्त हैं 11th वाले, या जितने भी आपके ग्रेजुएशन के ग्रेजुएशन में बोल रहा हूँ, जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इसको शेयर करिए जितना भी हो सके। और क्योंकि बिल्कुल मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, तो आप इसको जितना भी शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, ठीक है। और आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी हम अवेलेबल हैं। और टेलीग्राम पर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो उसका ग्रुप भी बना हुआ है और उसका चैनल भी बना हुआ है, तो आप बेझिझक वहाँ पर कोई भी जाकर सवाल पूछ सकते हैं। तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और कुछ नए क्वेश्चंस को लेके कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। कुछ फॉर्मूले होते हैं इंटरसेक्शन और यूनियन के, तो वो फॉर्मूले डिस्कस होंगे, और फिर कुछ क्वेश्चंस होंगे और थोड़ी बहुत और चीज़ें, उसके बाद सेट खत्म हो जाएगा, फिर हम रिलेशन पे और फंक्शन पे चलेंगे, ठीक है। तो थैंक यू।